कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा D2 और फिर दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा D3. So this would be the expression for A1. Similarly हम A नॉट के लिए भी के मैप बना लेंगे और V के लिए भी के मैप बना लेंगे और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग. सो लेट्स से ये के मैप हम A नॉट के लिए बना रहे हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. अब हमने यहाँ से टेबल से A नॉट को फिल करना है स्नैप में. सो दिस वुड बी X000 सॉरी X011 है ये X यहाँ से X011 then 000 and then all ones. So अब जब हम इसका बनाएंगे ग्रुप तो एक तो ये बन जाएगा A नॉट would be equal to D3 प्लस हमें सेकेंड ग्रुप बनाना है. सेकेंड ग्रुप बनाने के लिए ये दो वंस रह गए हैं, इनको कवर करना है. सो इन दो वंस को कवर करने के लिए मैम जी जी ये 2 पे 1 आएगा, आपने 2 पे 0 लिखा हुआ है, 1 0 पे 1 आएगा. 0 1 ओके सॉरी ये होगा और फिर मैप भी उसके अकॉर्डिंगली बनेगा. ये होगा और इसके अकॉर्डिंगली फिर के मैप बनेगा जी. 4 इनपुट्स का ही ग्रुप होगा और D3 प्लस ये क्या हो जाएगा D नॉट D2 बार एंड D1. सो दिस इज हाँ जी D. थैंक यू. देखते जाएं कोई इसी तरह मिस्टेक हो तो बताते जाएं. अच्छा जी सो A1 का एक्सप्रेशन आ गया है, A नॉट का एक्सप्रेशन आ गया है. नाउ वी कैन गेट एन एक्सप्रेशन फॉर V. तो V में तो सिर्फ एक ही 0 है, बाकी सारे के सारे 1s हैं. सो ओनली द फर्स्ट bit या फर्स्ट इनपुट इज D3 D2 D1 D नॉट. ये हम V के लिए के मैप बना रहे हैं 0 0 0 1 1 1 1 0. तो यहाँ पे 0 है और बाकी सारे 1s हैं. तो लेट्स सी कि हम इनको कैसे कवर कर सकते हैं. हम 16 1s का ग्रुप तो बना नहीं सकते क्योंकि ये 0 है, अदरवाइज ये पूरे का पूरा एक ही ग्रुप बन जाता है एंड F और V वुड हैव बीन इक्वल टू 1. सो हमेशा तो डेटा वैलिड नहीं है. सो एक ग्रुप ये बनेगा. सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा D3. फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ये बनेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा D2 और फिर हमने इन तीनों को कवर करना है. अब इन तीनों के लिए हम बना सकते हैं जी एक ग्रुप ये बना सकते हैं. इससे बड़ा तो बन नहीं सकता, 8 का ही बनेगा. सो इसके लिए आ जाएगा D नॉट और फिर हमें ये 1 कवर करने के लिए ये एक और बनाना पड़ेगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा D1. तो ये हमारे पास आ गए हैं 3 एक्सप्रेशन इन प्रायोरिटी एनकोडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो नाउ वी नो कि इम्प्लीमेंट अगर एक्सप्रेशन गिवन हो तो इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं. ये A1 को इम्प्लीमेंट करना है और फंक्शन है सिंपल D2 प्लस D3. उसके बाद दिस इज A1. फिर हमने A नॉट को इम्प्लीमेंट करना है तो दैट वुड बी इक्वल टू D2 बार. सो यहाँ से D2 से सिग्नल आएगा D2 बार एंड दैट वुड बी एंड विद D1
और उसको फिर D3 के साथ कंबाइन करेंगे। सो D3 आप यहाँ से ला सकते हो, D3 दैट विल बी अप्लाइड एट द इनपुट, और ये इस तरह से हमारा ये नॉट जनरेट हो जाएगा। अब हमें जनरेट करना है V। अब V जनरेट ज़रा ध्यान से करना है यहाँ पे कि आप ये भी कर सकते हो कि आप और गेट यूज़ करो, 4 इनपुट और गेट यूज़ करो या 2 और गेट यूज़ करो, D3 D2, और अगेन उसको फिर कंबाइन करो नेक्स्ट के साथ। तो बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप ऑब्जर्व करो कि D2 एंड D3 ये फंक्शन तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है सिस्टम में। सो व्हाट यू शुड डू इज़, अगर आपको ऑप्टिमाइज सर्किट बनाना है तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप इसको यूज़ करेंगे और आप इसको अप्लाई करेंगे एज इनपुट टू द और गेट। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास 2 इनपुट और गेट ही अवेलेबल है, तो फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे D1। तो जब यहाँ D1 अप्लाई कर देंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, और उसके लिए फिर अगेन एक और गेट यूज़ करके वैलिड बिट विल बी क्रिएटेड। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है 4-bit प्रायोरिटी इनकोडर का, सच दैट D3 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसी तरीके से जो भी स्पेसिफिकेशंस गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी एनकोडर डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, क्वेश्चंस? लास्ट लेक्चर जब एंड किया था तो एनकोडर पढ़ रहे थे, वो याद है आपको? तो हमने वहीं से स्टार्ट किया था, एनकोडर डिज़ाइन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में जो टेबल बनाया था ये ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल। सो यहाँ पे हमने एंड किया था और हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी इसके साथ कि हम इसमें सारी इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ, उसके लिए आउटपुट को डिफाइन नहीं किया हुआ। सो द सोल्यूशन इज़ प्रायोरिटी इनकोडर, जिसमें हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं D3, D2, D1 एंड D0 की। D3 की हमने प्रायोरिटी सेट की कि इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और D0 की लोएस्ट। मतलब ये कि D3 1 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कोड है 1 1 ये जनरेट हो जाएगा, और अगर D2 1 होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर बिट्स ये कोड जनरेट हो जाएगा। और उससे हमने टेबल बनाया, और फिर टेबल से हमने के मैप बना के सर्किट बनाया। अगर 2 1s आ जाएं तो आपने देखना है कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई है। मतलब सिस्टम कोई भी हो सकता है, बट जो नॉर्मली कन्वेंशनली डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि डिकोडर भी हमने बाइनरी ऑर्डर वाला ही डिज़ाइन किया है ना, मिन टर्म वाला। तो मैं अभी बता रही थी ना कि एनकोडर एंड डिकोडर आर यूज्ड साइड बाय साइड इन द होल सिस्टम। रिमोट कंट्रोल से जब आप बटन्स प्रेस करते हो तो बेसिकली एनकोडर कोड जनरेट करके टीवी पे या ट्रांसमीटर होता है रिमोट कंट्रोल, तो वो डेटा सेंड कर रहा होता है एनकोड करके, और जहाँ वो डेटा जा रहा है रिसीवर पे वहाँ पे डिकोडर होगा, वो उसको डिकोड करेगा। अगर डिकोडर अंडरस्टैंड करेगा कि एनकोडर ने क्या बना के भेजा है तो ही वो उसको डिकोड कर सकता है। तो इसलिए हमने जिस तरीके का डिकोडर डिज़ाइन किया हम उसी तरीके का एनकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके जी, ये जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है, एक और लास्ट चीज, ये जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस ट्रूथ टेबल इन द कंप्रेस्ड फॉर्म आल्सो। अच्छा, ये मैं यहाँ से रेज करने लगी हूँ कि मैप वगैरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने इस टेबल के अगेंस्ट वो कंप्रेस टेबल बनाना है, तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से इफ़ यू वांट। क्योंकि 0 0 0 वॉज इनवैलिड इनपुट, तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा आउटपुट बिट ऐड कर दी है, वैलिड बिट। और जब वैलिड बिट 0 होगी तो A1 A0 वुड बी डोंट केयर, और वैलिड बिट 1 होगी तो फिर वो प्रॉपर कोड जनरेट कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने लास्ट पे सर्किट बनाया है वो आप दिखा सकती हैं? ये नहीं बनाया, नजर नहीं आ रहा आपको? हाँ, अब ठीक है।
मैं बनाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं इसको इरेज कर दी क्योंकि इसी टेबल के अगेंस्ट बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। हो गया जी? सो आई एज्यूम के हो गया, मैं इसको इरेज करने लगी हूँ। ओके जी, सो यहाँ पे आप चेक करें कि हमारी 4 इनपुट्स हैं, D1, D0, D2 एंड D3। हमारी 3 आउटपुट्स हैं, इनफैक्ट एनकोडर की तो 2 ही आउटपुट्स हैं, उसके साथ हमने एक वैलिड बिट ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पे इस टेबल को कंप्रेस करके बनाने लगे हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में। सो हम ये कहते हैं कि जब इनपुट 0 0 0 0 है तो ये एक इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि हम किस बेस पे आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन चारों डेटा लाइन में से कौन सी लाइन 1 है, उसकी बेस पे हम आउटपुट कोड जनरेट कर रहे हैं। सो दिस 0 0 0 मीन्स इनवैलिड इनपुट, सो वैलिड बिट वुड बी इक्वल टू 0 एंड आउटपुट वुड बी इक्वल टू डोंट केयर। उसके बाद नेक्स्ट रो है 0 0 0 1। इट सेज इफ डी नॉट इज इक्वल टू 1 एंड अदर बिट्स आर इक्वल टू, वो तो डी नॉट 1 है और बाकी बिट 0 हैं, तो द कोड विच वुड बी जनरेटेड एट द आउटपुट इट वुड बी इक्वल टू 0 0 एंड वैलिड बिट वुड बी इक्वल टू 1 क्योंकि इट इज अ वैलिड डेटा। अब जरा गौर करना है, नेक्स्ट आता है 0 0 1 0, इनफैक्ट यहाँ पे भी नहीं, 0 0 1 0 पे जब D1 1 होती है, इनफैक्ट जब D1 1 है, 0 0 1 आता है, D1 1 है, तो अब D नॉट की जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे 0 या 1 हो, हमने जो आउटपुट पे कोड जनरेट किया है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस D1। सो D1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, D2 एंड D3, एक्चुअली D3 की हाईएस्ट है, फिर D2 की है, फिर D1 की है, फिर D नॉट की है। सो जब डेटा आता है हम सबसे पहले D3 को चेक करते हैं, अगर D3 1 है तो D3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड 1 1 जनरेट होता है। अगर D3 1 नहीं है तो फिर हम D2 को चेक करेंगे और D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोड आउटपुट पे जनरेट होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1 0। अगर D3 भी 1 नहीं है, 0 है, D2 भी 1 नहीं है, 0 है, तो हम D1 को चेक करेंगे। अगर D1 1 है तो फिर हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ D नॉट आउटपुट पे जो कोड जनरेट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 0 1। तो अब यहाँ पे ये जो D नॉट है इसकी वैल्यू मैटर नहीं कर रही, so instead of putting 0 over here and then writing another row 0 0 1 1 वाली, what we would do is हम यहाँ पे एक क्रॉस डोंट केयर लगा देंगे, डेटा इज स्टिल वैलिड। सो ये अब क्या होगा कि ये हम कह रहे हैं कि अगर D1 1 है कीपिंग D2 D3 0, तो the value of D नॉट doesn't take part in the decision for the output। फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं, D3 0 है, D2 1 है, then D1 and D not become irrelevant and the output is dependent on the code which is related to D2 which is equal to 1 0। इसी तरह नेक्स्ट अगर D3 1 है तो D2 D1 and D not they become irrelevant and output is according to the code which is assigned to D3 which is equal to 1 1। डेटा इज स्टिल वैलिड। तो ये जो है आप टेबल ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, ये दोनों टेबल सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं एंड दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल ट्रूथ टेबल। इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड ट्रूथ टेबल। और नॉर्मली जब बिगर सिस्टम्स होते हैं तो अब आप देख सकते हो ये 4 इनपुट फंक्शन के लिए तो हमने फिर भी बना लिया है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 8x3 एनकोडर बनाएं, अब 8x3 एनकोडर बनाने के लिए इस तरह का टेबल नहीं बन सकता। ये टेबल बनाओगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन ही 2 raised to power 8 हो जाएंगे। तो 8x
3 एनकोडर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इस तरह का कंप्रेस टेबल बनाओगे कि एक बिट 1 है, बाकी सारे इस साइड वाले 0 हैं क्योंकि प्रायोरिटी इनकी हाई है, तो अगर ये 1 होते तो फिर ये हम आउटपुट पे कोड जनरेट ना कर सकते। सो इस तरीके से हम टेबल को कंप्रेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो हर रो है ट्रूथ टेबल की, ये एक्चुअल टेबल में मल्टीपल रोज को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। सो ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है 2 रोज को, क्योंकि एक बिट है ये, इसने या 0 होना है या 1 होना है। सो ये इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 0010 में एंड 0011 में। ये जो नेक्स्ट रो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इनटू 4 रोज, क्योंकि 2 डोंट केयर बिट्स हैं। So they can be 00011011 and the next row can be expanded into 8 rows. तो ये 8 rows को compress करके एक रो बनाई है, यहाँ पे 4 rows को compress करके एक रो बनाई है और यहाँ पे 2 rows को compress करके एक रो बनाई है। So ये आपने हमेशा जब भी रो को compress करना है, it would be done based on the working of the system। कि जो भी इस यहाँ पे ये priority की बेस पे हमने compress किया है, तो हम हर सिस्टम के लिए डिफरेंट मेथड होगा या डिफरेंट रूल्स होंगे रोज को कंप्रेस करने के लिए। जी, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके जी, सो आई एज्यूम कि ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। वन लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, हाँ जी, रिपीट प्लीज। ये हमने स्टार्ट में डिसाइड किया था ना, ये जब हमने ये जो ऊपर हमारी डायग्राम बनी हुई है या ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे इस डायग्राम में हमने डिसाइड किया था ना कि फर्स्ट लाइन जब 1 है और बाकी सारी 0 हैं तो यहाँ पे 0 0 आना चाहिए। जब सेकेंड लाइन 1 है, बाकी सारी 0 हैं तो यहाँ पे 0 1 आना चाहिए। जब नेक्स्ट लाइन 1 है, बाकी सारी 0 हैं तो यहाँ पे 1 0 आना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से किया था। जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चंस? Otherwise, we'll move to next functional block, which is multiplexer. Okay, ji. So we have studied 2 functional blocks, one decoder and second encoder. Now the next functional block is multiplexer. जिसको कि हम मक्स भी बोलते हैं। Mux again is identified by its size. इनपुट लाइंस मक्स में 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं डेटा लाइंस या इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, और एक होती हैं सिलेक्शन लाइंस। और आउटपुट मल्टीप्लेक्सर की हमेशा एक सिंगल आउटपुट होती है, वन आउटपुट। So number of data line is equal to 2 raised to power n and selection lines are n. So on the basis of that, mux के size को हम represent कर सकते हैं 2 cross 1 mux, where 2 is the number of data lines, 4 cross 1 mux, 8 cross 1 mux, 16 cross 1 mux, where 2 is 2 raised to power n, 4 is 2 raised to power n, यानी कि 2 raised to power n cross 1 mux ये मल्टीप्लेक्सर का साइज होता है। अब जब आप 2 क्रॉस 1 मक्स को रिप्रेजेंट करोगे तो देयर विल बी 2 डेटा लाइंस, उसको हम डी की बजाय आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट आई वन, एंड देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ इनपुट इन द मल्टीप्लेक्सर जिसको कि मैंने सिलेक्शन लाइन बोला था। तो सिलेक्शन लाइन एक होगी 2 क्रॉस 1 मक्स की, दिस इज द ब्लॉक लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 क्रॉस 1 मक्स, एंड देयर विल बी वन आउटपुट एफ। अब ये मल्टीप्लेक्स 1 क्रॉस 1 मक्स हो सकता है? नहीं,
2 raised to power n क्रॉस, जब n 0 होगा n शुड बी इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। ओके 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको समझ आता है कि 1 क्रॉस 1 का फायदा नहीं है कोई भी वो मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने का। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली करता क्या है कि ये जो सिलेक्शन लाइंस होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिलेक्शन लाइन इनपुट इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। यानी जब s इक्वल टू 0 है तो 3 इनपुट्स है। लेट मी मेक द ट्रूथ टेबल फर्स्ट। तो मैं अगर 3 इनपुट्स हैं s i1 i0 और एक आउटपुट है, तो 0 0 0 0 0 1 अच्छा जी, मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या होती है कि ये जो S है बेसिकली दिस इज अ सिलेक्शन और दिस इज अ स्विच या सिलेक्शन लाइंस, ये सिलेक्ट करती हैं कि विच ऑफ द इनपुट विल बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। यानी कि जब ये 0 है तो I0 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, और जब ये 1 है तो I1 विल बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि जब मल्टीपल इनपुट्स अवेलेबल हैं सिस्टम में, उनमें से एक इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफ़र करना है, और उस ट्रांसफ़र के लिए जो स्विचिंग एक्शन प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिलेक्शन लाइन। इसकी एग्जांपल आप टेलीफोन एक्सचेंज से ले सकते हैं कि लेट्स से देयर इज़ ओनली वन टेलीफोन लाइन और मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, तो टेलीफोन ऑपरेटर क्या करता है कि वो उन कॉल्स को वन बाय वन फॉरवर्ड करता है टू द लाइन विच इज़ अवेलेबल। तो ये बेसिकली मल्टीप्लेक्सर एग्जैक्टली वही काम करता है कि मल्टीपल डेटा लाइंस अवेलेबल हैं बट आउटपुट पे एक ही डेटा लाइन ने डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो किस डेटा लाइन ने आउटपुट पे डेटा ट्रांसफ़र करना है दैट विल बी सिलेक्टेड बाय दिस सिलेक्ट लाइन। ये रेडियो टीवी या जहाँ भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वहाँ भी इसी तरह से काम होता है कि रेडियो के फॉर एग्जांपल मल्टीपल चैनल हैं, FM 100 है, 101 है, 107 है एंड सो ऑन। सो डिफरेंट रेडियो चैनल्स हैं, लेकिन आउटपुट पे एक ही चैनल आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, और वो एक रेडियो की नॉब है या अब कोई आप टच स्क्रीन से प्रेस कर रहे हो बटन, या पुराने ज़माने में वो नॉब होती थी जिसके थ्रू ये मल्टीपल चैनल्स होते थे। यहाँ पे इस नॉब को घुमाते थे तो एक चैनल सिलेक्ट हो जाता था और वो चैनल फिर प्ले होता था। तो ये भी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है बेसिकली कि डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज अवेलेबल बट ओनली वन ऑफ द सोर्स विल बी एबल टू रीच द आउटपुट। कौन सी सोर्स आउटपुट पे जाएगी दैट वुड डिपेंड ऑन द सिलेक्ट लाइन। ठीक है जी, समझ आया? ओके जी, तो ये मैंने टेबल बनाया है, हम इसको भी कंप्रेस्ड फॉर्म में ही बनाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कंप्लीट टेबल बना रही हूँ एंड दिस इज अ टेबल फॉर 2 क्रॉस 1 मार्क्स। एस इज द सिलेक्ट लाइन। अब ये भी क्वेश्चन है कि कितनी इनपुट लाइंस होंगी और कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि फॉर n सिलेक्शन लाइन देयर विल बी 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइंस। तो अभी हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं कि आपके पास अगर एक सिलेक्शन लाइन है तो 2 इनपुट लाइंस होंगी। सो ये s इक्वल टू 0 है और ये s इक्वल टू 1 है। सो मक्स की क्या फंक्शनैलिटी है कि अगर s इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट f विल बी इक्वल टू I0, और अगर s इक्वल टू 1 है तो f विल बी इक्वल टू I1। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे I0 वाला कॉलम कॉपी कर दूँगी 0 1 0 1, और जब आपके पास S1 है तो मैं ये वाला कॉलम 0 0 1 1 ये वाला कॉलम कॉपी कर दूँगी। तो ये बन गया टेबल मल्टीप्लेक्सर का। बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक सच काइंड ऑफ टेबल्स। मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रही हूँ, जिसमें कि सिलेक्ट लाइन की बेस पे आउटपुट डिसाइड हो रही है। सो इफ s इज इक्वल टू 0 आउटपुट इज इक्वल टू I0 एंड इफ s इक्वल टू 1 आउटपुट इज इक्वल टू I1। तो हम नॉर्मली इस तरह का टेबल बनाया करेंगे मार्क्स के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ टेबल। जी, फंक्शनैलिटी सबको समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन।
ये वाला, ये आप आई नॉट की वैल्यू देखो ना, फर्स्ट रो में आई नॉट की वैल्यू 0 है, सेकंड रो में आई नॉट की वैल्यू 1 है, तो मैंने जस्ट आई नॉट की वैल्यूज को कॉपी किया यहाँ पे। नहीं, हमने ये मक्स की फंक्शनैलिटी यही है ना कि एक 0 पे आई नॉट होगा, ये हो सकता है 0 पे आई 1 ले लें और 1 पे आई नॉट ले लें, बट अगेन वही वाला हम बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना कि 0 पे आई नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 पे आई 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। मैंने आई 1 0 है, लेकिन आई 1 को मैंने नहीं लिया ना, मैंने वो वैल्यू ली है जो आई नॉट की है। इसीलिए ये वाला ऑरेंज वाला टेबल देखो ना, इससे ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होगी कि जब f 0 है तो वी हैव टू, ये ऊपर ये जो हमने बेसिकली क्या बनाया, आप ऐसे एज्यूम करो कि एक डेटा लाइन है जो कि एट अ टाइम एक आउटपुट पे एक डेटा लाइन जा सकती है, 2 डेटा लाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन आउटपुट पे एक डेटा लाइन जा सकती है, या ये जा सकती है या ये वाली जा सकती है। कौन सी जाएगी वो इस स्विच की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि जब स्विच इक्वल टू 0 है तो हमने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि आई नॉट आउटपुट पे जाए, यानी कि आई नॉट ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए इस तरीके से, ये डिस्कनेक्टेड है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, और जब s इक्वल टू 1 हो, s इक्वल टू 1 हो तो ये वाला कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। s की बेस, यस, ये फिर से वही मैं एग्जांपल क्लास में देती होती हूँ कि एलईडीज ऑन है, एक एलईडी ऑन है और एक सिंगल एलईडी अवेलेबल है, ऑफ होगा तो अली वुड बी अ स्पीकर, और अगर ऑन होगा तो उमर वुड बी अ स्पीकर। तो ये उसकी बेस पे है कि आपने उस एलईडी को देखना है, और अगर वो एलईडी ऑफ है तो अली विल बी स्पीकिंग टू द क्लास, और अगर 1 है तो उमर वुड बी स्पीकिंग टू द क्लास। कुछ इस तरह के सिनेरियोज जिसमें मल्टीपल डेटा लाइंस या मल्टीपल सिग्नल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आउटपुट पे एक ही सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो किस बेस पे ट्रांसमिट होगा, दैट वुड बी ट्रांसमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेक्ट सिग्नल। तो मीन्स इस सिलेक्शन बिट और इनेबल बिट पे फर्क तो नहीं रहा फिर? अनेबल तो सिलेक्शन तो जब ऑफ हो या ऑन हो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम किसी ना किसी एक लाइन को सिलेक्शन की किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए आउटपुट पे ट्रांसमिट कर रहा है। एनेबल तो ये करता है कि चिप की फंक्शनैलिटी को या जो भी सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी को ही खत्म कर देता है। एनेबल तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि अगर एनेबल नहीं है तो जो डेटा आ रहा है वो वैलिड डेटा ही नहीं है। सिलेक्ट तो 0 है तो भी डेटा वैलिड है, और अगर 1 है तो भी डेटा वैलिड है, डेटा इज स्टिल वैलिड, लेकिन वो वैलिड डेटा किस इनपुट लाइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो हमने देखना है। वो आपको, अगर आपने कभी देखा, वो मुशायरा होता है, उसमें एक कैंडल रखी होती है, वो जिसके आगे कैंडल आती है वो अपनी शायरी सुनाता है। तो बेसिकली ये सिलेक्ट लाइन ये जो है बेसिकली वो उस कैंडल की तरह है कि वो कैंडल किसको मिल रही है और वो अपना डेटा आगे ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये हम बाइनरी कोड में बात कर रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? वर्किंग समझ आई है मल्टीप्लेक्सर की? ओके जी, सो लेट्स राइट द बूलियन एक्सप्रेशन। पहले मैं इस टेबल से लिखती हूँ और फिर हम इंट्यूटिवली, पहले मैं इस टेबल, ये जो हमने ट्रूथ टेबल बनाया है ये वाला, इससे लिखती हूँ, और इसके लिए ऑब्वियसली हमें के मैप बनाना पड़ेगा। तो जब हम के मैप बनाएंगे, 3 इनपुट फंक्शन का के मैप बनेगा, सिंस द इनपुट्स आर 3 ओवर हियर। सो ये क्या होगा, s i1 i0, दीज आर द 3 इनपुट्स, 0 0 0 1 1 1 1 0, और इसको फिल करेंगे 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, और यहाँ से आप फंक्शन की वैल्यू जब लिखोगे तो दिस वुड बी इक्वल टू s बार i0 प्लस s i1, ये आपके पास आ जाएगी बूलियन एक्सप्रेशन। और इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसको अगेन हम
एंड गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एस बार, और यहाँ पे आएगा आई नॉट और एस, यहाँ पे आएगा आई वन, जो भी उसकी वैल्यू है, और उनको हम कंबाइन कर देंगे और गेट के थ्रू। तो ये 2x1 मक्स का इंटरनल सर्किट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब s इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 1 जा रहा है और यहाँ पे 0 जा रहा है, सो ये एंड गेट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये एंड गेट काम करेगा। यहाँ पे 1 जा रहा है तो यहाँ से आई नॉट वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट आई नॉट। और जब s इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये एंड गेट काम अब नहीं करेगा, यहाँ पे 1 जा रहा है, तो जब यहाँ 1 जा रहा है तो इस पॉइंट पे I1 आएगा और आउटपुट विल बी इक्वल टू I1। तो इस तरीके से दिस इज द इंटरनल सर्किट फॉर 2x1 मक्स। अब यही वाली जो इक्वेशन है हम यहाँ से देख के भी बना सकते हैं कि S 0 है तो उसके लिए आएगा S बार, और S बार पे जो आउटपुट है वो I नॉट है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको I नॉट लिख देंगे। और यहाँ पे S1 है तो ये S आएगा और इस पे हम डायरेक्टली I1 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन हमने इंट्यूटिवली लिखी है फ्रॉम यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ लॉजिक डिज़ाइन। अगर हमें वो नॉलेज नहीं होगा तो हम डायरेक्टली इक्वेशन नहीं लिख सकते, बट अब हमें ट्रूथ टेबल्स का और इंफॉर्मेशन का इतना नॉलेज हो गया है कि वी माइट बी एबल टू राइट इट डायरेक्टली। इसकी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से टाइम 2 मिनट है, बस 2 मिनट की एग्जांपल होगी। लेट्स से हमारे पास 4x1 मक्स है। अब सो 4x1 मक्स है तो देयर विल बी 4 इनपुट लाइंस, I0, I1, I2, I3। आउटपुट लाइन मक्स में हमेशा एक ही होती है। एंड देयर विल बी सिलेक्शन लाइंस, 2 सिलेक्शन लाइंस। वाई 2 सिलेक्शन लाइंस? क्योंकि जब आप 2 सिलेक्शन लाइन यूज 2 बिट्स यूज करोगे सिलेक्ट करने के लिए तो ही आप 4 इनपुट्स को सिलेक्ट कर सकते हो ना। अगर सिंगल बिट होगा तो 2 इनपुट 0 या 1 की बेस पे 2 इनपुट्स ही सिलेक्ट हो सकती हैं। सो 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी तो फिर आप 4 डिफरेंट इनपुट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो जब ये 0 0 होगा तो आई नॉट वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट, 0 1 होगा तो I1 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मैं टेबल बनाना चाहती हूँ। अब अगर मैं इसका टेबल वैसे बनाऊँ नॉर्मल तरीके से तो दीज आर द 4 इनपुट्स एंड दीज आर द 2 इनपुट्स। तो 6 इनपुट्स का टेबल तो अब हम नहीं बना सकते, तो वी ऑलवेज मेक कंप्रेस टेबल फॉर दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, क्योंकि आउटपुट इज डिपेंडेंट बेसिकली ऑन द सिलेक्शन लाइंस। तो हम इनपुट में सिलेक्शन लाइंस को शो कर रहे हैं टेबल में, और आउटपुट इज इक्वल टू आई नॉट इफ सिलेक्शन लाइंस आर 0 0, I1 if selection line is 0 1, I2 if selection line is 1 0 and I3 if selection line is 1 1। और अब इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसी को देख के विदाउट मेकिंग द के मैप। F I can write it as S1 bar S0 bar 0 0 and output is I0 plus S1 bar S0 0 1 एंड आउटपुट एंड होगा ना। एंड हमें पता है कि ये एंड के थ्रू ही एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुए हैं। ये यहाँ पे ये एंड की आउटपुट है ना, और फिर ऐड हो रही हैं। तो हमने ये फंक्शनैलिटी जो है वो डायरेक्टली इक्वेशन लिखने के लिए यूज़ की है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? S1 S0 बार I2 और नेक्स्ट टर्म होगी S1 S0 I3। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर एनी मक्स। बजाय इसके कि पूरा टेबल बनाएं फिर के मैप बनाएं फिर इक्वेशन लिखें सिंप्लीफाई करें, वी कैन डू इट डायरेक्टली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है जी, क्वेश्चंस? चलें जी, सो दिस इज द एंड। नेक्स्ट टाइम हम इन मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करके फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हमने डिकोडर को यूज़ करके फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था ना, वी कैन डू द सेम बाय यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर्स ऑल्सो। यानी कोई भी फंक्शन हम, यानी BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर हमने बना लिया, उसकी ट्रूथ टेबल भी बना लिया हमने। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक तो वो लॉजिक गेट्स वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, बट द सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अनदर डिकोडर। इसी तरह सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर ऑल्सो। तो कोई भी सिस्टम आप ट्रूथ टेबल अगर है तो वो ट्रूथ टेबल
डिकोडर के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, मक्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, और वो लॉजिक गेट्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये भी एक फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि सिस्टम में, ये बिगर सिस्टम में ये यूज़ होते हैं डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर्स और बाकी सारे कंपोनेंट्स एज द स्मॉलर फंक्शनल ब्लॉक्स। एक तो ये होता है इनका यूज़, और दूसरा ये कि अगर कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी किया जा सकता है इनसे। जी ठीक है, दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैंने स्क्रीन पूरी आपके सामने कर दी है, स्क्रीनशॉट ले लें। एंड दिस इज द एंड। थैंक यू। मैम मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स कहते हैं। जी मल्टीपल डेटा लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है, तो किस डेटा लाइन को आपने आउटपुट पे शिफ्ट करना है ये आप सिलेक्ट करते हो बाय द यूज ऑफ सिलेक्शन लाइन। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडियो स्टेशन और इस तरह का जो भी डेटा जहाँ पे मल्टीपल डेटा अवेलेबल है। और आपने ये टेलीफोन एक्सचेंज पुरानी वाली सेल फोन वाली टेलीफोन एक्सचेंज नहीं, जो पुराने ज़माने में होती थी जिसमें लाइंस पे कॉल बुक करा के डेटा ट्रांसफ़र होता था, या तो वो उसकी बात कर रही हूँ कि एक लाइन अवेलेबल है जिस पे कि कॉल की जा सकती है, बट मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो एक ऑपरेटर है वो डिसाइड कर रहा है। ह्यूमन ऑपरेटर भी हो सकता है और मशीन ऑपरेटर भी हो सकती है, जो कि डिसाइड कर रहा है कि किस पर्सन की कॉल बुक करनी है और आउटपुट पे ट्रांसफ़र करनी है। तो ये वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है डेटा की। कम्युनिकेशन चैनल्स में भी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है कि मल्टीपल डेटा लाइंस अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन की, लेकिन चैनल एक ही है। तो जब एक चैनल है तो उस चैनल पे डेटा ट्रांसमिट होना है अकॉर्डिंग टू सम रूल, दैट रूल विल बी प्रोवाइडेड बाय द सिलेक्शन लाइंस। मिस अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस ऑल प्रेजेंट। ओके। मैंने 8 बनाई है, मैंने 4x1 मार्क्स बताया था, 8x1 तो नहीं बता रही। आप ठीक कह रहे हैं, अगर 8x1 मार्क्स होगा तो 3 ही सिलेक्शन लाइंस होंगी। 16x1 मार्क्स में 4 सिलेक्शन लाइंस होंगी। दैट इज करेक्ट। जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, सो दिस इज एंड। अल्लाह हाफिज़।